हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कलेक्टिव सिक्योरिटी। लास्ट सेशन में हमने इसके क्रिटिसिज्म किए एंड आज हम करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसको हम करेंगे अंडर द लीग ऑफ नेशंस, जो 1919 से लेकर 1945 तक आती है। तो जो लीग ऑफ नेशंस थी, ये क्या थी? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1919 में इस्टेब्लिश की जाती है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। तो ये कब इस्टेब्लिश होती है? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ख़त्म हो जाती है। उसके बाद यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वुडरो विल्सन, वो क्या कहते हैं, हमको इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह एफर्ट करने चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन विद इन 20 ईयर्स 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाती है। तो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का आइडिया दिया जाता है उसके अंडर भी इंटरनेशनल लेवल पर जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वर्क नहीं कर पाती है। तो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की मेन प्रोविजंस हैं लीग ऑफ नेशन के, वो करेंगे। देन हम इसकी वीकनेसेस करेंगे। आफ्टर दैट हम इसकी वर्किंग करेंगे कि कैसे इंटर वॉर पीरियड में ये वर्क करती है, तो ये कैसे कोलैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ड्यूरिंग लीग ऑफ नेशंस। तो जो लीग ऑफ नेशंस क्या, वो क्या करता है, एक फुल एंड बोल्ड अटेम्प्ट थी टू सिक्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ताकि जो कोवेनेंट है एक कोवेनेंट बनाया जाए। कोवेनेंट में क्या होगा, जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी के सभी मेंबर्स एफर्ट्स करेंगे ताकि हम पीस को, सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाएँ। तो ये क्या थी, बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट थी ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। ये सब कैसे किया गया था? कोवेनेंट के थ्रू किया गया था। जब हम कोवेनेंट की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, एक ऐसा एग्रीमेंट जो बाउंडिंग होगा, इसकी प्रोविजन सभी नेशन को जो इसको एक्सेप्ट करेंगे उन पर बाउंडिंग है। तो एक कोवेनेंट था जो लीग ऑफ नेशंस के थ्रू बनाया जाता है इन 1919 में। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी लीग ऑफ नेशंस के अंडर आ जाती है। तो जो सिस्टम है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, इट वाज डिफाइंड इन द आर्टिकल ऑफ 10, 11 एंड 16 ऑफ द कोवेनेंट। इस सिस्टम के क्या बेनिफिट है, ये कैसे वर्क करेगा, इसके मेथड्स क्या हैं, इसके प्रोसेस क्या है, वो सब इनकी प्रोविजन में डिफाइन किया गया है। तो जो मेन प्रोविजंस हैं कोवेनेंट की, वो क्या हैं फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी। जो आर्टिकल 10 है वो क्या कहते हैं, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लीग, सभी मेंबर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी क्या, इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनकी टेरिटरी को, उनकी इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करना है। टू रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व, रिस्पेक्ट भी करनी है, प्रिजर्व भी करना है। किसको? द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, किसकी? ऑफ ऑल द मेंबर नेशंस ऑफ द लीग, जितने भी लीग के मेंबर नेशंस हैं उनकी टेरिटरी की रिस्पेक्ट एंड उनको प्रिजर्व करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। तो इस तरह आर्टिकल 10 क्या कहता है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देता है सभी नेशन को। एंड आर्टिकल 11 है, ये क्या बताता है, प्रोसीजर इज लेड डाउन फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर कोई डिस्प्यूट होता है उस टाइम क्या प्रोसेस है जिससे हम डिस्प्यूट है इसको ख़त्म कर पाएंगे, या फिर इन केस ऑफ वॉर, अगर वॉर चल रही है तो उस टाइम क्या स्टेप लेने हैं, या फिर थ्रेट ऑफ वॉर है, अभी वॉर स्टार्ट नहीं हुई, वॉर का थ्रेट है, इस टाइम भी क्या प्रोसेस होगी, इसको डिफाइन किया गया है। जनरल सेक्रेटरी है वो किसी भी मेंबर नेशन की रिक्वेस्ट पर एक मीटिंग है वो मीटिंग करते हैं, देन डिस्कशन होती है, फिर इस पर डिस्कशन होती है, तो सभी प्रोसेस बताया जाता है सभी मेंबर नेशन को। एंड आर्टिकल 12, 13 एंड 15 ये क्या कहता है, ये क्या बताता है, मेथड्स, मीन्स कैसे कैसे मेथड्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए अडॉप्ट किए जाएंगे।
तो इट इंक्लूड द लिस्ट ऑफ मेथड्स विच कैन बी यूज फॉर पीसमेंट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जो डिस्प्यूट्स हैं उसकी सेटलमेंट अब क्या करनी है, पीसफुली। मीनिंग पहले हमको क्या करना है, पीसफुल सेटलमेंट करनी है डिस्प्यूट की। अगर पीसफुल सेटलमेंट नहीं होगी तब जाकर हम कलेक्टिव वॉर भी कर सकते हैं। तो पहले आर्टिकल 15 तक यही बताया गया है पीसफुल सेटलमेंट कैसे करनी है। उसके बाद आता है आर्टिकल 16। इसमें क्या कहते हैं, ऑल नेशंस प्रोवाइड इफेक्टिव मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स कोऑपरेशन टू लीग। इसका मीनिंग है कि जितने भी मेंबर नेशंस हैं सभी के सभी मेंबर नेशन अगर वॉर होती है, पीस से हम डिस्प्यूट को नहीं रिजॉल्व कर पाते हैं तो उसके बाद हमको भी कलेक्टिव वॉर करनी है। इस टाइम जितने भी मेंबर नेशंस हैं सभी के सभी मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स कोऑपरेशन है वो लीग को देंगे, तभी जाकर क्या हो सकता है, कलेक्टिव वॉर है वो लड़ी जा सकती है। एंड म्यूचुअल सपोर्ट इन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक मैटर्स। तो सभी ने आपस में मिलकर जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, इकोनॉमिक मैटर्स हैं उनमें कोऑपरेशन करनी है ताकि हम आपस में लॉस को मिनिमाइज भी कर सके, टू मिनिमाइज द लॉस। क्योंकि जो भी मेजर्स लिए हैं इन मेजर्स को अडॉप्ट करने से कुछ नेशंस को लॉस भी होगा, उनको इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए हम सब कोऑपरेशन करेंगे ताकि ये लॉस हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसकी अमाउंट मिनिमाइज कर सकें। एंड आर्टिकल 17 क्या डिफाइन करता है, सेम ऑब्लिगेशंस ऑफ द लीग was to be imposed on non-members। मीनिंग अब जो मेंबर्स नहीं हैं उन मेंबर्स पर भी क्या किया जाएगा, जे लीग हैं, लीग की ऑब्लिगेशंस हैं वो ऑब्लिगेशंस इम्प्लाई होंगी। तो इसके बाद आगे डिस्प्यूट भी क्रिएट होता है कि जो लीग के मेंबर हैं उन पर जो ऑब्लिगेशंस तो होनी चाहिए, लेकिन जो नॉन मेंबर्स हैं उन पर भी जो प्रोविजंस हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं इक्वली इम्प्लाई की जा रही हैं। अब इसकी मेन प्रोविजंस के बाद आता है वीकनेसेस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी अंडर लीग ऑफ नेशंस। तो इसकी क्या क्या मेन वीकनेसेस थी। फर्स्ट वन इज फंक्शनल डिफिकल्टीज ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी अंडर लीग। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है इसकी फंक्शनल डिफिकल्टीज थी, मीनिंग इनमें ये माना गया, क्योंकि ये एक आइडियलिस्ट अप्रोच है, इसमें यही माना गया कि अगर कोई कंट्री अटैक करती है, अग्रेशन दिखाती है तो सभी नेशंस मिलकर क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट होंगे। लेकिन एक्चुअल में जब भी कभी कोई कंट्री अग्रेशन दिखाती थी उसके नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सामने आ जाते थे, तो कभी भी सभी नेशन का एक मत नहीं हो पाया, सभी के व्यू कभी भी सेम नहीं हो पाए। तो इस तरह कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल है जो फंक्शनल नहीं हो पाया, इसको हम कह रहे थे प्रैक्टिकल अप्रोच दे पाना, तो जो बहुत ही मुश्किल काम बन गया। नंबर 2, द टर्म अग्रेशन इज नॉट डिफाइंड इन द कोवेनेंट ऑफ लीग। इसमें यही नहीं बताया गया कि एग्रेशन का मीनिंग क्या है। अगर कोई कंट्री वॉर कर रही है, सेल्फ डिफेंस में कर रही है या एग्रेशन दिखा रही है, क्योंकि आर्टिकल 15 ऑफ द चार्टर ऑफ यूएन ने हमको सेल्फ डिफेंस का राइट देता है। इस तरह ये भी एक प्रॉब्लम होगी कि एग्रेशन वर्ड नहीं डिफाइन किया गया और किसी नेशन के एक्शन को आप अग्रेशन कैसे डिफाइन करोगे, तो डिफाइन करना ही मुश्किल है। जब अग्रेशन डिफाइन नहीं होगा उसके बाद इस अप्रोच को हम कैसे आगे प्रैक्टिकल अप्रोच दे पाएंगे, कैसे हम आगे एक्शन ले पाएंगे, ये भी प्रॉब्लम है। देन एम्बिग्यूटीज अबाउट द रूल्स। जो रूल्स थे वो उसमें भी कुछ भी क्लियर नहीं था, जैसे रिगार्डिंग आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहते हैं कि जब भी कोई वॉर होती है जो भी नेशंस हैं सभी के सभी मिलिट्री, नेवल कोऑपरेशन है वो दिखाएंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर अग्रेशन दिखाने वाली मेरी फ्रेंडली कंट्री है, मैं क्या करती हूँ, मैं कभी भी अपनी फोर्सेस नहीं देती हूँ, मैं न्यूट्रल होना प्रेफर करती हूँ। लेकिन जहाँ पर तो न्यूट्रल हो ही नहीं सकते, ये भी प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स हैं वो कैसे होंगे, अगर कोई मेंबर नेशन है, नॉन मेंबर नेशन है, तो नॉन मेंबर नेशन एंड मेंबर नेशन इनमें डिस्प्यूट हो गया तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी प्रॉब्लम है।
तो इस तरह इनमें कुछ भी अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था। दैट नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ मैनी नेशंस, जो बहुत सारे नेशंस थे उन्होंने लीग ऑफ नेशंस से कोऑपरेशन ही नहीं की थी। ग्रेट ब्रिटेन है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था, फ्रांस जर्मनी है वो अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ था। इस तरह जो बड़ी बड़ी पावर्स थी वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी। स्मॉल स्टेट्स हैं उनके कोऑपरेशन से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितने बिग नेशन से पड़ता है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, नॉन ज्वाइनिंग ऑफ बिग पावर्स लाइक यूएसए। यूएसए ने क्या किया था, इसने तो आइडिया दिया था कि हमको लीग ऑफ नेशंस बनानी चाहिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी है इसको हमको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन यूएसए खुद इसका मेंबर नहीं बन पाया क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उनके प्रेसिडेंट को जो उनका अपर हाउस है सेनेट से अप्रूवल चाहिए थी, लेकिन सेनेट ने अप्रूवल नहीं दी। इस तरह यूएसए इसका मेंबर नहीं बन पाया। और रशिया है, रशिया तो लीग ऑफ नेशंस का आउटसाइड ही था, वो भी इसको ज्वाइन नहीं कर पाता। जब बिग पावर्स है वो ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं तो इसमें जो हम कहते हैं एक्शंस लेंगे, एक्शन भी अच्छे से नहीं लिए गए, तो इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेसेस होती हैं। इन वीकनेसेस को जब यूनाइटेड नेशन का चार्टर बनाया जाता है उसमें हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कलेक्टिव एक्शंस लेते हैं, तो उसमें इन वीकनेसेस को दूर किया जाता है। आफ्टर दैट वर्किंग ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ड्यूरिंग इंटर वॉर पीरियड, मीनिंग जब 1919 से लेकर 1939 तक का पीरियड है, इंटर वॉर पीरियड है। इस इंटर वॉर पीरियड में कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या अच्छे से काम कर पाई? जे नहीं कर पाई तो जो लीग ऑफ नेशंस हैं इस पीरियड में अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो उसके क्या कॉज थे? फर्स्ट वन इज वीक ऑर्गेनाइजेशन failed to perform effective role in international peace and security। जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा वीक थी, इसके जो फंक्शंस थे वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, एंड जो भी जे एक्शन लेती थी उनका कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड नहीं होता था। इनको जो बिग पावर्स थी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, एंड इंटर वॉर पीरियड में भी सीरीज ऑफ वॉर हैं वो लड़ी जाती हैं, जिस वजह से जो लीग ऑफ नेशन है इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो वो वॉर कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज मंचूरियन क्राइसिस 1931 से लेकर 32 तक, जिसमें जापान है एंड मंचूरिया जो चाइना की एक सिटी है। तो इस तरह चाइना में एंड जापान में एक वॉर होती है जिसमें जापान क्या करता है? अग्रेशन दिखाता है। तो इस तरह लीग ऑफ नेशंस क्या करती है? बोल्ड डिसीजन लेती है, जापान को अग्रेसिव नेशन है वो डिक्लेयर कर देती है। इसका मीनिंग हो गया अब जापान के अगेंस्ट सभी कंट्रीज वॉर करेंगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। जापान ने क्या किया, अपनी मेंबरशिप है उसको विड्रॉ करा लिया फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस। तो मीनिंग क्या है? लीग ऑफ नेशन का ब्रेकडाउन है वो स्टार्ट हो जाता है 31 और 32 में जब मंचूरियन क्राइसिस आता है। आफ्टर दैट इथोपियन क्राइसिस, जे किस में होता है? इटली एंड इथोपिया में होते हैं। इसमें इटली क्या थी? अग्रेसिव थी, और लीग ऑफ नेशंस कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंडर जे कहते हैं कि हम इटली पर सैंक्शंस हैं वो इम्पोज कर देंगे। और इसमें जो ऑयल सैंक्शंस थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जिसको कभी अप्लाई ही नहीं किया गया। आप कह रहे हो कि हम क्या करेंगे, आप पर सैंक्शंस इम्पोज कर देंगे, लेकिन आपके सैंक्शन को कोई बेनिफिट मिला? कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो इस तरह जो इटली है, इटली फिर भी पावरफुल कंट्री बना रहा। उसके बाद नाजी है, नाजी क्या करते हैं? ऑस्ट्रिया है इसको जीत लेते हैं 38 में। उसके बाद 39 में पोलैंड इन्वेजन होता है। जब पोलैंड इन्वेजन होता है 39 में, उसके बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह जो लीग ऑफ नेशंस थी, लीग ऑफ नेशन में जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल है अच्छे से वर्क नहीं कर पाया। इसने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना था, लेकिन अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव नहीं कर पाई। तो इस तरह इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जे बनाई जाती हैं। तो आज हमने इस सेशन में जो परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो की अंडर द लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट सेशन में हम यूनाइटेड नेशन के अंडर करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो
immediately. So please like and share with your friends. Thank you so much and have a nice day.